अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़हाद हुसैन। एक न्यूज़ की स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदेद। जैसा कि हमने कल भी आपको बताया था कि ये हमारी रोज़ाना की बुनियाद पर ये ट्रांसमिशन होगी और इसमें हमारी कोशिश ये है कि आपके लिए जो है वो जो मौजूदा उस दिन के हवाले से जो मेजर न्यूज़ हैं, उनकी अपडेट्स हैं, इलेक्शन एक्टिविटीज़ हैं, इलेक्शन के हवाले से वो इंफॉर्मेशन जिससे इस वक्त की मौजूदा सियासत पर असर पड़ रहा है और उसके साथ साथ तज्ज़िया, ये तमाम तर हम आपके लिए लेके आए। आज भी उसी तरीके से एक बड़ा बिजी दिन रहा है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आज क्या क्या होता रहा, पहले मैं जो आज के हमारे पैनलिस्ट हैं उनका मैं तारुफ करा दूं। तमाम वेल नोन हमारे एंकर्स हैं। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद मालिक साहब, फिर अली हैदर साहब, जुनैरा अजहर साहिबा, अजमल जामी साहब, फ़ारूक वड़ाइश साहब, और इस तरफ जनाब रिजवान रजी साहब, बतूल साहिबा और जनाब बाबर डोगर साहब जो कि हमारे ब्यूरो चीफ हैं। अच्छा, आज जो अहम डेवलपमेंट हुई है, एक तो हम आज आपसे बात करेंगे, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो कि जिसकी वजह से न सिर्फ ये कि इन इलेक्शंस में एक ख़ास हमें ट्रेंड नज़र आ रहा है, बल्कि इलेक्शंस के बाद जब हुकूमत साजी होगी तो तब भी उसका बहुत ही अहम रोल होगा, और वो है आज़ाद उम्मीदवारों का। ये मामला है क्या? आज़ाद जो उम्मीदवार आ रहे हैं, इनके आने से पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट आएगी नई, उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? जो मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं और जो पार्लियामेंट के अंदर जो जोड़ तोड़ होनी है उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? इस इशू पर हम बात करेंगे। और उसके बाद आज ही की ट्रांसमिशन में हम दो हलकों के हवाले से आपको मुतारिफ कराएंगे। दो ऐसे हलके जो बहुत ही हाई प्रोफाइल हैं, जिनमें बड़े ज़बरदस्त कॉन्टेस्ट हो रहे हैं। उन हलकों का प्रोफाइल, वहाँ के मसाइल, वहाँ के उम्मीदवार, किस तरह की कैंपेन हो रही है, ये तमाम मामला जो हैं और उसके जो डिजिटल एलिमेंट्स हैं वो तमाम तर हम आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन उस सबसे पहले आज की जो बड़ी खबर है वो ये है कि साबका वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब आज आप जानते हैं कि उन्होंने बाकायदा कैंपेन का आगाज़ कर दिया है। मुख्तलिफ रैलीज़ और जलसों में वो जाकर और तकरीरें कर रहे हैं, और कुछ थीम्स हैं बड़ी क्लियरली हमें नज़र आ रहा है, वो थीम्स हैं जिनको वो बार बार टच कर रहे हैं और उनको एम्फसाइज कर रहे हैं। तो आज भी वो लाहौर के हल्का NA 30 में गए, जो कि जहाँ से वो उम्मीदवार हैं मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली के लिए, और वहाँ भी उन्होंने एक धुआंधार तकरीर की। उन्होंने क्या कहा, ज़रा आप भी सुनिए। तिनका है और वो मेरे केसों पे मॉनिटर बन के बैठा हुआ था, मॉनिटर। और उसी ने कहा था कि नवाज शरीफ के केसेस जल्दी चलाओ ताकि इसको जल्दी सजा हो जाए और जान छूटे उससे। आज देखे वो इस्तीफा दे रहे हैं और नवाज शरीफ आपके सामने खड़ा है। आपने सुना मियां नवाज शरीफ क्या बात कर रहे थे। अभी मैं कुछ ही देर में हमारे एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनकी तरफ भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ज़रा एक बहस कर लें कि ये जो मियां नवाज शरीफ जो एक थीम लेकर चल रहे हैं, इसके पीछे क्या हिकमत अमली है? रिजवान रजी साहब, मैं ज़रा आपकी तरफ आना चाहूँगा। ये बार बार जब से नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं, हम यही देख रहे हैं कि लगता यूँ है कि जैसे उन्होंने ये फैसला किया हुआ है कि इस इलेक्शन को मैंने इस थीम पर, इस बयानिए पर, इस नैरेटिव पर लेकर चलना है। ये बिल्कुल क्लियरली हमें नजर आ रहा है, एक सिंगुलर थीम है, और इसके पीछे मकसद क्या है? देखिए, बात ये है कि आज वो कपूरथला हाउस गए हैं। ये अनारकली यहाँ से शुरू होती है और ये उनका बड़ा फेवरेट हल्का रहा है। मतलब फलूदे की दुकान भी यहाँ पे वाक़ है, जहाँ से वो अक्सर रात को जाके फलूदा खाया करते हैं। अच्छा, ये इलाका पिछले 10 साल के अंदर डेवलप हुआ है अच्छे जूतों के हवाले से। मतलब जूतों की यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुकानें खुल गई, तो अगर किसी ने आज शरारत करना होती तो वहाँ पे सस्ते जूते दस्तयाब थे, कोई शरारत नहीं हुई। और लाइटर, ये तो था लाइटर एस्पेक्ट उसका। देखिए, इस वक्त मुल्क के अंदर हेडलाइन इन्फ्लेशन 29% से ज़्यादा है और किचन इन्फ्लेशन जो है वो 42% को टच कर रही है। ऐसी सूरत के अंदर अगर आप ये कहें जाके लोगों को कि हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया, तो आप एक आम आदमी को कम्युनिकेट नहीं कर सकते, परसुएट नहीं कर सकते। सो आपको एक नरेटिव लेना है, और वो नरेटिव है मजलूमियत का। अगर आप नवाज शरीफ साहब की पूरी स्पीचेस को एनालिसिस करें, लेकिन उससे पहले मैं ये एक बात बताता चलूँ कि 16 माह की हुकूमत को ओन करने में
21 अक्टूबर और कल जो दिन था, अगर आप इन दोनों के दरमियान करें, इतने दिन लग गए नवाज शरीफ साहब को। उन्होंने वो जिस दिन उन्होंने 27 को लॉन्च किया है ना अपना मंशूर, उस दिन उन्होंने कहा कि मैंने, शहबाज ने मेरे कहने के ऊपर हुकूमत कंटिन्यू की थी। उससे पहले उन्होंने ये बात नहीं कही। उन्हें यानी उस हुकूमत को अगर आपको ओन करना इतना प्रॉब्लम हो रहा है पब्लिक में जाके, तो आप पब्लिक को सेल क्या करें? तो सेल वो अपनी मजलूमियत करेंगे कि मुझे क्यों निकाला। मैं पहले दिन से उनकी तकरीर का कंटेंट एनालिसिस कर रहा हूँ, उसके अंदर से एक वो बाय होती है, आगे से नहीं होती। दैट इज अनदर, बट वो कंसिस्टेंसी हमें नजर आ रही है। कंसिस्टेंसी उनकी हर स्पीच के अंदर, मुझे क्यों निकाला और वोट को इज्जत दो, ये एक पॉइंट के ऊपर वो कंटिन्यूसली उनकी तमाम स्पीचेस 21 अक्टूबर की भी और आज की भी उठा के देख लीजिए, आपको ये चीज़ कॉमन नजर। बाबर डोगर, इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि जब ये अपनी मजलूमियत का जो बयानिया लेके आगे चल रहे हैं, और वो बिल्कुल सही कहा रिजवान रज़ी साहब ने कि वो हमें पता लग जाएगा कितना इफेक्टिव है कितना नहीं है, लेकिन ये है कि उसमें एक कंसिस्टेंसी है और ये बिल्कुल क्लियर है कि उन्होंने फैसला किया कि मैंने अब इस बुनियाद पर इलेक्शन लड़ना है। अच्छा, उस बयानिए को आगे बढ़ाते हुए वो कुछ लोगों को निशाना भी बना रहे हैं और अब तो खुल के नाम भी लिए जा रहे हैं, कोई ढकी चुपी बात तो है नहीं। तो ये जब आप हलकों में जाते हैं और जब आप, क्योंकि अभी आज हम आपसे बात भी करेंगे, आप इन हलकों में गए हैं और आपने वहाँ मुख्तलिफ लोगों से बात की, तो कुछ इस बयानिए की ट्रैक्शन नज़र आ रही है? आपको लग रहा है कि लोगों के जहनों में कुछ हद तक ही इम्पैक्ट हो रहा है और ये जो एक बिल्कुल क्लियर उन्होंने लाइन ली हुई है, इससे नून लीग को और ख़ास तौर पर मियां नवाज शरीफ को सियासी तौर पर कुछ फ़ायदा हो रहा है? बिल्कुल फाज साहब, मियाँ साहब जिस दिन मंशूर पेश किया या जितना भी उनका अभी तक इंटरेक्शन हो रहा है पब्लिक के साथ, उसमें बड़ी क्लियर लाइन है कि वो है मजलूमियत की, कि मुझे टाइम पूरा करने नहीं दिया गया। जब भी मैं आया हमने एक तरक्की का सफ़र शुरू किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो तरक्की का सफ़र ख़त्म हो गया। अब मैं जिन भी हलकों में मैं गया हूँ, लाहौर के 5-6 हलकों में मैं गया हूँ, वहाँ पर लोगों के साथ इंटरेक्शन किया, तो वो जो लाइन है वो लोगों में कुछ ना कुछ पॉपुलर हो रही है, लोग बात कर रहे हैं। मैंने जितने लोगों से बात की है वो यही बात करते हैं कि देखिए जी, मियाँ साहब ने मेट्रो बनी, ऑरेंज लाइन बनी, ये सड़कें बनी, और लेकिन ये है कि उनको काम नहीं करने दिया जाता। तो लोगों को में एक चीज़ तो है, वो बार बार यही ये है कि जनाब मैं काम करना चाहता हूँ, मुझे रोक दिया जाता है। और फिर ये है कि उन्होंने कंपैरिजन भी कर रहे हैं। आप जब उस दिन उन्होंने जिस दिन मंशूर पेश किया, उस दिन भी उन्होंने कहा कि जी गाड़ी उस वक्त 20 लाख की थी, आज 50 लाख की है, बिजली की कीमत ये थी, सब्जियों की कीमत ये थी। तो जब भी मुझे निकाला जाता है तो उसकी कीमत अवाम पे करते हैं। तो ये चीज़ जो है ये किसी हद तक लोगों में पॉपुलर हो रही है। लोग ये समझ रहे हैं कि जनाब वाकई मियाँ साहब जो है इनके साथ ज्यादती हुई और उसकी वजह से ये तरक्की का जो पहिया ये पीछे गया। मैं जितने भी लोगों से बात की, लोग सड़कों की बात करते हैं, मेट्रो की करते हैं, ऑरेंज लाइन की करते हैं, ये जो भी उनके शहबाज शरीफ के दौर में जो यहाँ पर बिजली के जो सारे मंसूबे थे उसकी बात करते हैं। तो ये सेल हो रहा है कि चाहे वो जजेस थे, चाहे वो कोई और थे, लेकिन अल्टीमेटली कहीं ना कोई ऐसी फोर्स होती है जो उनको निकाल देती है और उसकी वजह से मुल्क को पे करना। फरूक उड़ाइच, यहीं से मैं आगे बात लेके चाहता हूँ ना, क्योंकि आप भी जाहिर बात है बहुत ज़्यादा हलकों में जा रहे हैं और ये जो मुश्किल हालात हैं, नून लीग के लिए मुश्किल हालात हैं, इसमें तो कुछ शक नहीं है। इन्फ्लेशन जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है जो वोटर्स के हवाले से कम से कम होता है कि जी इनकी वजह से महंगाई हुई, जिसमें बहस हो सकती है। और वो जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, वो मुझे एक्चुअली थोड़ी सी हंसी भी आती है कि जब वो ये कहते हैं कि जी आपकी वजह से महंगाई हुई, तो वो ये भूल जाते हैं कि खुद भी उस काबीना में हिस्सेदार थे, वो बैठे हुए थे। तो ये भी एक थोड़ी सी मज़ेदार सी बात है। बहरहाल खैर उनकी सियासत में दौरे भी जी जी जी, वो तो अभी उसकी तफसील में जाएं तो बड़ा कुछ निकलेगा कि क्या क्या था। फाज साहब, ये जिस तरह आज मियां नवाज शरीफ साहब का यहाँ पे खिताब था और उनकी वहाँ पे 130 हल्का, और इसकी अहमियत इस तरह से कि जब नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए थे तो यहीं से कुलसूम बीबी, यहाँ से कुलसूम नवाज़ जो हैं वो यहाँ से मुंतखब हुई थी, और वो आपको पता है कि बिस्तर मर्ग पे थी, यहाँ पर आए। तो यहाँ पे कैंपेन मरीम नवाज़ साहबा इन्होंने की थी। उसके बाद 18 से जनरल इलेक्शन में यहाँ पे एक अननोन, यानी अननोन लाहौर के कोई पुराने उम्मीदवार नहीं थे, वो यहाँ से मुंतखब हुए। और अभी हाँ जी नहीं वही था। अच्छा, अब वो ये जो हल्का है ये नवाज शरीफ का अपना हल्का है। इसी हल्के में उनकी रिहाइश रह चुकी है पहले,
और जिसको कहते हैं ना कि मैं यहीं पे पला बड़ा हूँ, इस हल्के की बड़ी अहमियत है। और यहाँ पे 2017 के जो इलेक्शन थे उसमें आपको पता है कि बैरूनी कुव्वतें हैं, सब मिल के भी उनको हरा नहीं पाई थी। अब यहाँ पे जो आज उनकी गैदरिंग और उसके अलावा जो हम वहाँ पे माहौल देखते हैं, ख़ास माहौल है। अगर लाहौर के मैं 3-4 हल्कों की बात करूँ ना, तो उनमें से एक हल्का है कि जहाँ पे अगर आप एंटी नवाज शरीफ कोई जज्बा भी सामने आए तो वहाँ पे लोग रिएक्ट करते हैं। ये उन हल्कों में से एक है। N119 जहाँ से मरियम बीबी लड़ रही, ये 18 यहाँ पे ऐसे हल्के हैं जहाँ पे अगर आप बात करें कि नवाज शरीफ बाहर से क्यों नहीं आ रहा, हम जाते थे ना पहले, हम कहते थे नवाज शरीफ वापस क्यों नहीं आ रहे, वो कहते थे नवाज शरीफ वापस आए या ना आए, हम उन्हीं को वोट करेंगे। तो ये एक जज्बाती एक वाबस्तगी है। अनडिफीटेड भी रहे हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो पुरानी तारीख चलती आ रही है। तो मेरा ये ख्याल है ये जो आज की गैदरिंग है ये बहुत बड़ी थी। वहाँ पे ये नो डाउट कि इसमें टफ हुआ, पूरे लाहौर में ही टफ हो गया, लेकिन फिर भी ये हल्का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मजबूत हलकों में से एक हल्का है जहाँ पर नून लीग को हराना और नून लीग को टफ टाइम देना भी ज़रा मुश्किल हो जाता है, मज़ीद टफ हो जाता है। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबका वज़ीर आज़म जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शाहिद साहब फ़ाहद बोल रहा हूँ, बहुत खुश आमदेद। एक न्यूज़ में आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं, वेलकम टू एक न्यूज़। हम गुफ्तगू कर रहे हैं, जी बहुत शुक्रिया। हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि जो इस वक्त सियासी माहौल गर्म हो रहा है उसमें अब आहिस्ता आहिस्ता वो जो पहले एक सवाल था शायद साहब कि जी पता नहीं इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, वो सवाल तो ख़त्म हो गया है। अब तो मेरे ख्याल में एवरीबडी इज़ कन्विंस्ड कि इलेक्शन होने जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि इसमें जो वोटर है वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, जो इस टाइम एक माहौल है, एक इलेक्शन कैंपेन है। तो इस पे आप, क्योंकि यू बीन फाइटिंग इलेक्शन फॉर मोर देन 3 डेकेड्स नाउ, तो इस वक्त के 2024 के इलेक्शंस पर आपका क्या रिस्पांस है, कैसे देख रहे हैं, मामला किधर जा रहे हैं? देखिए, आज 10 दिन रहते हैं इलेक्शन को, और अगर आप 2 दिन निकाल लें इलेक्शन का दिन और उससे पहले 1 दिन कैंपेन नहीं होती तो 8 दिन रह गए सारे इलेक्शन में। लेकिन वो जोश व खरोश बिल्कुल नहीं है जो आमतौर पे होता है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि उसका आधा भी नहीं है। तो अवाम आज मायूस हैं, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है मुल्क की इस पूरे इलेक्शन के प्रोसेस से, वो आज अपनी मसाइल का हल चाहते हैं कि जो महंगाई है, जो मईशत है, जो रोज़गार है, इसके मसाइल कौन हल करेगा। और आज बदकिस्मती है कि किसी भी जमात के पास उनके लिए कोई पैगाम नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई फ्रेमवर्क नहीं है कि हम कैसे मसाइल को हल करेंगे और आपको एक बेहतर मुस्तकबिल देंगे। मेरे ख्याल में हम सवालों का अजमल जामी अर्ज कर रहा हूँ आपसे, आप ये इस नुक्ते पे बार बार बात भी करते हैं, राइटली सेट। एक सवाल है तालिब इल्म के तौर पर कि 2016-17 तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो गवर्नमेंट थी, तब जो मुआशी इशारी और सियासी इस्तेहकाम था, उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि आज हम यहाँ खड़े हैं जब किसी सियासी जमात के पास भी आपके बकौल सोल्यूशन नहीं है? क्योंकि आप तो प्रीवी हैं उन सारे वाक़यात के, तो लगे हाथों ज़रा तारीख को वहाँ से शुरू कर लेते हैं ना, जब 5.8 थी GDP हमारी। व्हाट वेंट रॉन्ग बाय देन? देखिए, जब भी मईशत ग्रो करती है पाकिस्तान में तो 2 चैलेंजेस आ जाते हैं, एक फिजिकल डेफिसिट आ जाते हैं, एक करंट अकाउंट डेफिसिट आ जाता है। वो दोनों आ गए, लेकिन हुकूमत चलती रहती तो फिर मामला ठीक रहता। लेकिन जिस तरह हुकूमत तोड़ी गई, पूरे मामले को डिस्टेबलाइज कर दिया गया, और जो एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था उस हुकूमत का, बल्कि मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था जो CPEC था, उसको बिल्कुल डिरेल कर दिया गया और उसको ख़त्म कर दिया गया। और अगर आप एक बात पूछते हैं कि आज हम जहाँ पर खड़े हैं उसकी क्या वजूहत हैं, ये 2018 के इलेक्शन की चोरी है। जिस तरह वो इलेक्शन चोरी हुआ, जो हुकूमत लाई गई, फिर उसके बाद क्या हुआ, वो हालात बदल गए और PDM की गवर्नमेंट, जो कोलिशन गवर्नमेंट थी, वो आई और वो भी कोई इस्तेकाम ना दे सकी। तो मजमूई नतीजा ये हुआ कि कोई भी हुकूमत, कोई भी सियासी जमात आज ये नहीं कह सकती कि मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। सबको मौका मिला है, पिछले 2-3 साल के अंदर सब इक़्तिदार में रहे हैं और कुछ हल नहीं कर सकते। तो नून लीग से तनकीद आपकी अपनी जगह जायज़, लेकिन जो आपने खुद बैकग्राउंड दिया शायद साहब, उस हिसाब से तो फिर उनका शिकवा जायज़ नहीं है कि मुझे क्यों निकाला, चलने दिया जाता तो हालात यहाँ ना होते। तो ये मुमकिन था कि PMLN वापस इक़्तिदार में आ जाती।
शायद कम वोट होते, लेकिन जब वो नहीं हुआ, एक तसलसल टूट गया और जो सीपीआई का प्रोजेक्ट जो डिरेल हुआ उससे आपकी मईशत को बेपनाह नुकसान पहुंचा है। लेकिन जो पीएमएलएन ने हुकूमत की 16 महीने वो भी कोई परफॉर्मेंस ना दे सकी और लोग आज लोग जो महंगाई का बोझ है वो उस हुकूमत पर डालते हैं, तो इसका जवाब देना ज़रा बड़ा मुश्किल हो गया। साहब एक चीज़ बताएं, अस्सलाम वालेकुम, मालिक बोल रहा हूँ। आज हम बेसिकली ज़रा इस सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे थे कि ये जो इंडिपेंडेंट्स हैं ये बहुत बड़ा एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा आगे गवर्नमेंट फॉर्मेशन में और उस गवर्नमेंट के चलने में भी। आपको क्या लगता है कि जो इंडिपेंडेंट्स की इतनी बड़ी तादाद है, जो एक्चुअली पार्टी नॉमिनी से भी ज़्यादा हैं जो इंडिपेंडेंट्स लड़ रहे हैं, ये इलेक्शन के बाद क्या आपको एक दो बड़ी जमातों में बढ़ते नज़र आ रहे हैं या आपको टुकड़ियों में बढ़ते नज़र आएंगे कि आईपीपीज़ को कुछ चले गए, कुछ इंडिपेंडेंट का ग्रो रहा, कुछ पीपल्स पार्टी में, और डू यू सी अ मैसिव ब्लॉक गोइंग टू वन पार्टी? नहीं, देखें, जो इंडिपेंडेंट्स हैं, जब भी ऐसे हालात होते हैं, जब कुछ सियासी इंतशार हो तो इंडिपेंडेंट ज़्यादा आते हैं कि उनको मौका मिल जाता है, और ख़ास तौर पर जब 3 जमातें लड़ रही हों तो इंडिपेंडेंट्स को चांस ज़्यादा मिल जाता है। लेकिन ये भी याद रखें कि आज कुछ इंडिपेंडेंट्स हैं और कुछ ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं, यानी ये वो लोग हैं जो जमात के साथ थे, शायद उसके टिकट में भी हों, जो इलेक्शन के बाद वो अपनी जमात के साथ नहीं रहेंगे और जिससे वो वादा करके आए हैं और वो किसी और जमात में जाएंगे। तो हर इंडिपेंडेंट की ये कोशिश होगी कि वो किसी जमात के साथ ताल्लुक़ रखेगा ताकि उसका जो मुस्तकबिल की जो सियासत है वो सिक्योर हो सके। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये एन ब्लॉक एक जमात में जाएंगे। मेरा ख्याल है मुख्तलिफ जमातों के अंदर आप देखेंगे इंडिपेंडेंट्स ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हर जमात के अपने मामलात होते हैं, उनके पहले से उम्मीदवार मौजूद हों तो वहाँ पे वो इंडिपेंडेंट नहीं जाएगा, उसकी स्पेस नहीं होती। नहीं, मैंने आपसे स्प्रेड आउट हो जाएंगे तमाम जमातों के। मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि आप पॉपुलर पॉलिटिक्स के अलावा पावर पॉलिटिक्स का भी हिस्सा रहे हैं, करीब से देखा है। ये सारे ये बात करें जी मंडी लगेगी और बोलियां लगेंगी, सब कुछ होगा। जो इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन है मुल्क में, क्या इसमें ज़्यादा बड़ा इन्फ्लुएंस मंडियों, पैसों, वजारतों का होगा कि जो डिज़ायर्ड पावर स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा डोमिनेट करेगा? कौन सी चीज़ ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगी इंडिपेंडेंट्स के इस फैसले को कि उन्होंने किधर जाना है? जी, आपने बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए, डिज़ायर्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। तो मेरा ख्याल है कामयाबी जो होगी वो डिज़ायर्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की होगी, पैसे का अमल दखल ज़रा कम ही होगा। अच्छा मालिक, मैं इस पे मालिक साहब के सवाल को आगे बढ़ाते हुए अब्बासी साहब, अली हैदर अर्ज़ कर रहा हूँ। सर 16 महीने की जो आपकी गवर्नमेंट थी, एलाइड गवर्नमेंट थी, उसको आप लिटमस टेस्ट के तौर पे आप कह रहे हैं कि जनाब आवाम उसको देखेगी। हालांकि जो मियाँ साहब बात कर रहे हैं बार बार, वो अपनी इससे पहले वाली गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, और मियाँ साहब के पास एक लीवरेज ये है, वो ये कह सकते हैं और कह भी रहे हैं। मरियम साहबा ने तो दौरान गवर्नमेंट ही कह दिया था कि मियाँ साहब की गवर्नमेंट नहीं है, ये एक हमारी जो है वो कोलिशन गवर्नमेंट है, इसको हम नून लीग की गवर्नमेंट नहीं कहेंगे। सर आगे जो भी रिजल्ट आता है, जैसे कि मालिक साहब ने एक टर्म कॉइन की है कि वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स होते हैं या नहीं होते, उसमें आपको यानी आपकी वो जमात नून लीग या मियाँ साहब, उनको सिंपल मेजॉरिटी मिले जिससे वो हुकूमत बना सके, तब मियाँ साहब इंचार्ज होंगे हेल्म ऑफ अफेयर्स के, या आप क्या मशवरा देंगे अगर मियाँ साहब आपसे मशवरा लें, या उनको वही टूटी फूटी मेजॉरिटी मिले और फिर उनको इत्तेहादी गवर्नमेंट बनानी पड़े, तब आप क्या मशवरा देंगे? सर मियाँ साहब खुद आगे आए या छोटे भाई को आगे लाएं? देखिए, गवर्नमेंट तो कोलिशन गवर्नमेंट सी मुझे बनती नज़र आ रही है। कोई एक जमात जो है वो अक्सरियत शायद नहीं ले पाएगी, और मेरा राय ये भी है कि पाकिस्तान में कोलिशन गवर्नमेंट्स ही बेहतर रहती हैं, लेकिन थोड़ी स्ट्रॉन्ग कोलिशन गवर्नमेंट हो। ये बहुत ही वीक हो तो फिर वो चल नहीं पाती। तो मियाँ साहब क्या खुद आएंगे नहीं आएंगे ये फैसला वो करेंगे, लेकिन इस बात में कोई शुबा नहीं है कि जो उनकी हुकूमत थी। स्ट्रॉन्ग कोलिशन गवर्नमेंट से क्या मुराद है आपकी? नहीं, आपकी आवाज गूंज रही है, जरा क्लैरिटी नहीं है। मैं कह रहा हूं स्ट्रॉन्ग कोलिशन गवर्नमेंट से क्या मुराद है आपकी? नहीं, आपकी बात बिल्कुल समझ नहीं आई थी, सॉरी, बिल्कुल समझ। सवाल ये हो रहा है शायद साहब कि जो आपने जिक्र किया कि स्ट्रॉन्ग कोलिशन गवर्नमेंट होनी चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग कोलिशन गवर्नमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन
a strong coalition government and a weak coalition government? जी, जो स्ट्रॉन्ग कोलिशन गवर्नमेंट है वो ये है कि उसमें जो डोमिनेंट पार्टनर है वो कम से कम 50% तो हो। अगर वो जो पार्टनर जो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का बनेगा वो कम से कम 50% हो, ताकि वो अपने आप को अपने मंशूर को वहाँ कैरी कर सके। अगर उससे नीचे हुआ तो फिर मुश्किल होगा। जुनैर, आप कुछ बात करना चाह रहे थे? स्टैटिस्टिक्स बता देना क्या कौन क्या होगा। उन्होंने कहा कि कम से कम मेजॉरिटी जो लीडिंग पार्टनर है उसके पास 50% सीट्स कोalition की होनी चाहिए। जी जुनैरा, आपको पूछना चाह रहे हैं। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जुनैरा बात कर रही हूँ। आपको लगता है कि स्लोली एंड स्टेडली हम परमानेंटली एक ऐसी पॉलिटिकल स्पेस में मूव कर गए हैं which is not only hybrid but it is also permanently a coalition kind of arrangement? मैंने अरेंजमेंट का वर्ड यूज़ किया बिकॉज 16 मंथ्स में हमने मैनेजमेंट देखी ऑफ द पॉलिटिकल इश्यूज़, उसमें गवर्नेंस जो एक मैंडेट वाली गवर्नमेंट के पास होना चाहिए जिसका एक बड़ा सीधा सा रोड मैप, वो नहीं देखा। अभी भी जिस फ्लूइड सिचुएशन में हम हैं, नेशनल गवर्नमेंट्स की बात हो रही है, इस तरह की गवर्नमेंट एक स्ट्रॉन्ग मैंडेट के बगैर क्या अपनी मर्ज़ी की लेजिस्लेशन और गवर्नेंस बेस्ड डिलीवरी कर सकेगी कि सिर्फ IMF के पैटर्न को आगे लेके चलेगी? देखिए, वो डिलीवरी आप कर सकते हैं, वो आपको मुश्किल नहीं होगी क्योंकि अपोजिशन बहुत वीक होगी। जो भी पार्लियामेंट आएगी अपोजिशन बहुत वीक होगी, लेकिन वहाँ पे हुकूमत को जो चैलेंज होगा वो उसकी अपनी वीकनेस होगी कि क्या वो मैंडेट को कैरी कर सकती है या नहीं कर सकती है। क्योंकि आपने देखा कि पिछले तकरीबन 2 साल में जो निज़ाम मुल्क के अंदर है और स्पेशली जो SIFC के बाद, तो ये जो डिसीजन मेकिंग है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये थोड़ी स्प्रेड आउट हो गई है। इसके अंदर दूसरे इदारे जो हैं उनका भी असर है और उनका भी अपना एक प्लान है कि कैसे मुल्क की इकॉनमी को दुरुस्त किया जाए। तो आपको उसको डवटेल करना पड़ेगा, यानी उसको हिस्सा बनाने पड़ेगा जो भी आपका अपना मंशूर है या जो भी आपका अपना तरीका है हुकूमत चलाने का। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज रहेगा कि आपने अब एक कोलैबोरेटिव गवर्नमेंट बनानी है। ये गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ इलेक्टेड जो लोग आएंगे, जो हुकूमत बनेगी, उनकी अपनी नहीं होगी, एक कोलैबोरेटिव गवर्नमेंट होगी। जो भी आप उसको नाम दे दें, क्योंकि एक प्लान है जो इन प्लेस है जिस पर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, तो उसी के अंदर आपको रहकर काम करना पड़ेगा। टाइम खत्म हो गया, हमारे पास टाइम जरा खत्म हो गया, वी हैव टू मूव ऑन। शाहिद साहब थैंक यू वेरी मच, वेरी काइंड ऑफ यू, आप तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया शाहिद खान अब्बासी साहब। वी हैव टू मूव ऑन क्योंकि हमारे पास एक बड़ा टाइट एजेंडा है। हम बात कर रहे हैं कि आज जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनका क्या रोल होगा, उसकी कुछ गुफ्तगू हमने अभी देख ली। मियां नवाज शरीफ ने आज जो जलसा किया है अपने हलके में, उससे तो ये जाहिर हो रहा है कि वो, और नून लीग की मेरे ख्याल में ये ख्वाहिश भी है, बल्कि नून लीग की ख्वाहिश है कि तकरीबन इनके पास सिंपल मेजॉरिटी के करीब सीटें होनी चाहिए। मैं तो यही सुन रहा हूँ, ख्वाहिश है ये है उनके जो अपने इंटरनल ताज़ा तरीन सर्वे हैं, पिछले हफ्ते तक वो 107 से जंप करके 116 पे जा चुके हैं। ये हम बात करें जो डायरेक्टली इलेक्टेड सीट है ना उसकी। हाँ, डायरेक्टली अभी इसमें हम रिजर्व की बात नहीं कर रहे, रिजर्व नहीं डाल रहे। जो वो अपना इंटरनल सर्वे करवा रहे हैं, और पहली दफ़ा है कि मुस्लिम लीग नून हर हफ्ते सर्वे करवाती है। कनाडा की एक फर्म उन्होंने हायर की है और उस सर्वे की बुनियाद के ऊपर वो फैसले करते हैं। उन सर्वेज के मुताबिक वो 107-8 से उठ के 115-16 पे जा चुके हैं। ये तो बहुत बड़ा नंबर और है। उनका टारगेट है 128 का, जहां पे जाके उन्हें सिंपल मेजोरिटी मिलनी है। देयर इज नो सिंपल मेजोरिटी नाउ एज येट। सिंपल मेजोरिटी ऑब्वियसली इज आस्किंग फॉर अ लॉट, यानी इवन इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस ये बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये बात बिल्कुल है, और कल मालिक साहब यही बात कर रहे थे कि नून लीग की ख्वाहिश है कि अगर हम सिंपल मेजॉरिटी या उसके करीब नहीं आते तो फिर गवर्नेंस बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस बड़ा ताज़ा है। नहीं करेंगे। सो इट्स दे बीइंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक। जी, लेकिन जो हमारा मौजू है मैं उसको इसके साथ कनेक्ट करना चाह रही हूँ, और इसमें हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि गवर्नेंस का एक्सपीरियंस चूँकि शहबाज शरीफ को ज़्यादा है तो वो बैकफुट पर जाएंगे और शहबाज शरीफ को ज़्यादा अथॉरिटी देंगे। उस वक्त ये इंडिपेंडेंस को क्लासीफाई करना बहुत ज़रूरी है। हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते कि इंडिपेंडेंस का अगर नंबर ज़्यादा हो गया तो वो इसको उनकी अथॉरिटी भी ज़्यादा हो सकती है। इसको हम इस तरह से क्लासीफाई करेंगे कि वो इंडिपेंडेंस जिनको PTI का वोट बैंक की सपोर्ट है, जिनके पास निशान नहीं है, और दूसरे वो इंडिपेंडेंस जो रेगुलर इंडिपेंडेंस है।
अब एक और इलेक्शन कमीशन 2017 का एक्ट है 94 क्लॉज जो ये कहते हैं कि इंडिपेंडेंस बाद में उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज्वाइन नहीं कर सकते जिनको कोई निशान नहीं दिया गया। तो ये इस पे कानूनी बहस है जो अभी तक रुकी हुई है, इलेक्शन के बाद क्लियर होगा। ये हम एज्यूम नहीं कर सकते कि अगर 70 या 80 इंडिपेंडेंट्स हैं और वो उनको कोई एक पॉलिटिकल पार्टी इंजॉय कर सकती है, क्योंकि क्या वो हॉर्स ट्रेडिंग के जद में आ सकते हैं या नहीं, या 63 के एक ही जद में आ सकते हैं नहीं। और एक बहुत अहम पॉइंट है कि कल भी मैंने उठाया था लेकिन इससे बात नहीं हो सकती थी, 1970 से लेके अब तक जो लेजिस्लेचर है पाकिस्तान का उसमें 63% जो हिस्सा है वो इंडिपेंडेंस का है। और ये बहुत ज़रूरी है ये देखना कि ये इंडिपेंडेंस का जो फार्मूला नेचुरली या अननेचुरली इम्प्लीमेंट हो रहा है पाकिस्तान में, इसका मकसद क्या हो सकता है। तो हम उसका तज्जिया इस तरह से कर सकते हैं कि इससे पावर कंट्रोल बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जो लोग एक जुमला और सर कि जो लोग इंडिपेंडेंस होते हैं या ना तो वो किसी एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे होते हैं, ना उनका कोई नज़रिया होता है, ना वो किसी पार्टी पे बाउंड होते हैं, तो कोई ख़ास लिमिट्स नहीं होती, इसलिए उनको कंट्रोल करना भी आसान लेकिन उन पे मालिक साहब किन किन लोगों की नज़र है, फिर मैं जामी आपकी तरफ भी आता हूँ। ये 3 बयान, ये पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये बयान दिया है कि PTI के आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे, ये बिलावल साहब का बयान है। अच्छा, अब सुने IPP का बयान। उन्होंने कहा है, इनके जो तर्जुमान हैं, कि PTI के आज़ाद अरकान की पहली चॉइस इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी होगी। और उसके बाद एहसन इकबाल साहब कोई बयान आया, उन्होंने कहा है कि आज़ाद उम्मीदवार अपना वोट बेच देंगे। अब तीनों जमातों के देव गॉट इंडिपेंडेंस ऑन देयर माइंड, ये तो क्लियर हो रहा है कि अपनी आगे वाली सियासत को इन पे नज़र है इनकी। देखिए, आई थिंक शायद खान ने जो भी एक बात की ना, उन्होंने कहा इस पर ही पैसे या ओहदों से ज़्यादा डिज़ायर्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का वे करेगा। उसके अंदर मेरा ख्याल है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में IPP होगी, उसमें पीपल्स पार्टी भी होगी कंपेयर टू नून लीग, बिकॉज नून लीग ने वैसे ही जिस तरह ग्राउंड पे गेम लगी हुई है, काफ़ी सीटें उन्होंने अपनी ले लेनी है। और जो कल तक 65, 70, 80 सीटों की बात कर रहे थे, अब रजी साहब कह रहे हैं कि वो अपने सर्वेज में 112-13 पे जा रहे हैं। सो उनको इंडिपेंडेंस का वो डेस्परेशन नहीं चाहिए, उनको इंडिपेंडेंस जीतने के लिए नहीं चाहिए, उनको इंडिपेंडेंस दूसरों को रोकने के लिए चाहिए कि उन पर दूसरों का वजन ज़्यादा ना बढ़ जाए। सो आई थिंक इसमें जो पावर स्ट्रक्चर है वो बड़ा वे करेगा। एंड वेरी क्विकली मैं एक और बात ऐड करना चाह रहा था, जो पहले आप बात कर रहे थे, मेरा नहीं ख्याल कि मियाँ साहब अब मजलूमियत का बयानिया दे रहे हैं। आई थिंक बड़ा ही इंटेलिजेंटली इन्होंने ट्विस्ट किया अपनी इलेक्शन कैंपेन को। उन्होंने ये जो 16 माह है ना, इसको बीच में से निकाल दिया। और वो आगे हैं कि मेरे ज़माने में ये था, अब क्या। मुझे याद है ये रेगन की और कार्टर की 1980 की जब कैंपेन थी, तो उसमें बड़ी फेमस कैंपेन थी, मैं तब वहाँ पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा था वर यू बेटर ऑफ 5 years अर्लियर और टुडे, आर यू बेटर ऑफ टुडे देन 5 years। ये वही वाली थीम है, क्या आपकी ज़िंदगी आज उससे बेहतर है या बुरी है। उन्होंने उसके बाद एक तड़का सा लगाते हैं वो हल्का सा, क्योंकि मैं निकाला गया, गलत निकाला गया, फिर निकाला। लेकिन वो अब आप देखिए, अब आपको PDM का लफ्ज़ बड़ा कम नज़र आता है तकरीरों में सब कुछ। अब बात आ गई है नवाज शरीफ वर्सेस इमरान खान, और वो बड़ी टैक्टफुली अपनी कैंपेन को डेवलपमेंट पे ले गए हैं और ये इससे अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं। आपने बड़े जोर से यस कहा था, तो मैंने कहा मैं आपसे पूछूं। मुझे उन्होंने बिल्कुल सही कहा, यही आर्गुमेंट बनता लेकिन साथ साथ मैं प्लीज इसमें ऐड करना चाहता हूं जी। थोड़ा सा मैं माजरत चाहता हूं, इजाजत दे दे रिजवान साहब को। मैंने दे दी। इसमें सिर्फ एक बात है कि पिछले इलेक्शन के अंदर एक जीप के ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने इंतखाबी निशान लड़े थे। आजाद, हाँ, जीप के निशान के ऊपर भी था। हाँ, चांद भी। ये 2 इंतखाबी निशानों के बारे में कुछ अजीबोगरीब किस्म की कहानियां थी। बिल्कुल। लेकिन जब नतायज आए तो उसके बाद ना चांद नजर आया, ना जीप चलती, ना जीप स्टार्ट हो सकी। इसलिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज और भी हुई है। हाँ, ये PTI का भी और इसके अलावा भी हमने देखा है कि इंडिपेंडेंस की बहुत बड़ी तादाद ने, खा इससे कता नजर कि वो इलेक्शन जीत सकते हैं नहीं जीत सकते, कल को जमानत जब्त करवा बैठे हैं अपनी, उन्होंने दरख्वास्तें दी हैं। इंडिपेंडेंस इस वजह से भी लड़ रहे हैं या लड़वाए गए हैं कि किसी खास के वोट को जो है वो तोड़ा भी जा सके। और ये दोनों तरफ से हुआ है, ये PTI की तरफ से भी हुआ है, ये नून लीग की तरफ से भी ऐसी बातें सुनने को मिल रही है हमें जब हल्कों में जाते हैं कि जी वो तो बस ऐसे ही खड़ा हो गया है। तो ये भी देखना होगा कि ये वोट जब टूटेगा और उसकी जो एक हमें एक अजीब सा एक नज़र आएगा, क्योस नज़र आएगा, वो क्या होगा। और फिर सर ये नून लीग का जो तकिया इंडिपेंडेंस पर है, मुझे ये लगता है
अगर आप किसी बिल्कुल बुनियादी हल्के की सियासत को जाके देखें तो वो जो एक कैंडिडेट होता है वो कहीं ना कहीं मजबूर होता है अपने हल्के की आवाम के हाथों कि ठीक है यार 60-70 सीटें या 80 सीटें लेनी है, एक बड़ी जमात बन गई है, कल को ये बना सकती है हुकूमत, व्हाई नॉट इनके साथ ये मैं यही अर्ज करना चाह रहा था आपसे कि आज़ाद उम्मीदवार जब लड़ के जीत जाता है उसने दोबारा भी इलेक्शन लड़ना है ना जी, तो उसको दोबारा इलेक्शन लड़ने के लिए ज़रूरी है कि वो अपोजिशन में या छोटे धड़े में ना जाए। उसकी अल्टीमेट चॉइस जो होती है राइटली और रॉन्गली। एक चीज ऐड कर लीजिए कि ये जो इलेक्शन है इसमें कोई इतनी लुट भी नहीं पड़ी हुई कि हर बंदा आज़ाद अपनी मर्जी से खड़ा भी हो जाए। आज़ाद इलेक्शन लड़ने के लिए भी फिल्टर है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आज़ाद ये 2013 या 2008 वाले आज़ाद नहीं है, ये आज़ाद का भी स्टेटस, ये भी एक राइट नहीं है। ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त आज़ाद इलेक्शन लड़ना भी राइट नहीं है, एक प्रिविलेज है। इसमें एक जो मेरे ख्याल में रेलिवेंट लॉ है, क्योंकि हम आज़ाद की बात कर रहे हैं, तो वो ये है कि जब अगर कोई आज़ाद उम्मीदवार इलेक्ट होता है पार्लियामेंट में 3 दिन, तो उसको कितना टाइम चाहिए, तो उसका बिल्कुल सही कहा आपने, 3 दिन के अंदर अंदर, ये शायद नाज़रीन को अगर नहीं पता कि 3 दिन के अंदर अंदर जब वो इलेक्ट हो जाएंगे और वो पार्लियामेंट में आ जाएंगे तो 3 दिन के अंदर अंदर उन्होंने ये फैसला करना है कि उन्होंने किस जमात में जाना है, और अगर वो नहीं जाते तो फिर वो सर्टिफाइड हो जाएंगे आज़ाद उम्मीदवार। तो जाहिर बात है टाइम कम होता है, तो जो भी जोड़ तोड़ होती है वो उसी टाइम में होती है। अच्छा, अब आज़ाद उम्मीदवारों का एक जुमला में ऐड करना जी, आप बोल, फिर मैंने इधर आया जी। नहीं, जो आज़ाद कैंडिडेट्स हैं, मैंने कॉन्स्टिट्यूंसीज में देखा है, सोशल मीडिया पे जो कैंपेन चला रहे हैं उसमें कुरान पे ओथ भी दे रहे हैं, लोगों के सामने ओथ दिए जा रहे हैं कि अगर मैं इलेक्ट हो गया तो मैं इस पर्टिकुलर पार्टी में जाऊंगा, मैं किसी दूसरी पार्टी में जाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। ये मैंने बहुत यहाँ लाहौर में तो ये पाकिस्तानी सियासी तारीख में, पाकिस्तान की सियासी तारीख में ऐसे ओथ हमने कई बार देखे और ऐसे ओथ के ऊपर जरदारी साहब का मशहूर जमाना जुमला भी है। ये तो मंजर बहुत दफ़ा देखा हुआ है, तो वो ये हमारी अपनी बदकिस्मती कि हम उसको सीरियसली ले लेते हैं। अच्छा फात साहब, मैं ये जो नैरेटिव वाला था उसमें बस एक पॉइंट ऐड करना चाह रही हूँ कि हम नहीं कह सकते कि नून लीग ने एक नैरेटिव बना लिया, क्योंकि पिछले 2-3 माह में दर्जनों दफ़ा नून लीग का नैरेटिव चेंज हुआ है। पहले ये कहते थे कि हमने सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया, फिर कहते थे कि पहले इंतखाब, फिर पहले एहतसाब, फिर इंतखाब, वो भी नहीं कर सका, फिर अल्लाह पे छोड़ने के बाद फिर भी आपने लोगों की तस्वीर दिखाई, और अब फिर आप कुछ दिन पहले ही कर रहे हैं, तो मुझे लगता है बड़े अनक्लियर है नैरेटिव को लेकर। आज़ाद वाला मामला है ना, आज़ाद तो एक तो जेनेरिक आज़ाद है, अब एक स्पेसिफिक आज़ाद, PTI वाले आज़ाद, उनके ऊपर तो हल्कों में प्रेशर है, यहाँ तक कि अब अटक का जो हल्के 2 जहाँ पे मेजर साहब और उनकी बेटी ईमान ताहिर, तो उन पे मुसलसल ये सोशल मीडिया और हल्के में भी ये प्रेशर है कि आप दोनों अपनी हलफनामे की वीडियोज़, और इसकी इब्तदा किसने की, सॉरी टू से सलमान अकरम राजा साहब ने इब्तदा की, जो नहायत पढ़े लिखे इंसान है, कुरान पाक सामने रखा, उस पर हाथ रखा और ये इसकी इब्तदा की, और सबको कहा कि जो ये नहीं करेगा समझ जाएंगे उसने क्या करना। आपका ख्याल है मेरे साहब हलफ देंगे? नहीं, लेकिन मुश्किल है सलमान अकरम राजा की जो पिटीशन, अच्छा एक बात कोर्ट में वो वापस हो गई है, इसमें संडे को जो रैलियां हुई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो मेरी कुछ उम्मीदवारों से बात हुई, मैं यही अर्ज कर रहा हूं जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये रैलियां, जो हमाद नज़र साहब ने कहा कि रैलियां निकाल रहे हैं, तो आप निकालेंगे? तो मुझे बहुत से उम्मीदवारों ने ये कहा जो आज़ाद हैं, इन्वर्टेड कोमास वाले, उन्होंने कहा कि भाई उधर से मजबूरी है, रैली निकालते हैं तो मारे जाते हैं, इसलिए हम ये कर रहे हैं कि कुछ पिछली तस्वीरें, कुछ ये वाली वीडियोस निकाल के एक रैली निकाल रहे हैं, आगे भी इसी तरह ही चलेगा, हमने 8 फरवरी निकालना है किसी तरीके से। वो सोशल मीडिया का पेट भी भरना है ना, जो इन्होंने नुक्ता उठाया ना मेरे साहब का, मैं रजवान रज़ी साहब को दानिस्ता मैंने मुखातिब किया है कि आप दोनों के ख्याल में क्या ब्रिगेडियर जासा साहब या मेजर साहब ताहिर साहब या कोई और साहिवाल वाले कर्नल साहब ब्रिगेड जो हैं रिटायर्ड, ये हलफ देंगे? मतलब नहीं, मेरा सवाल है, हलफ देंगे? देखिए, नोइंग जो उनकी स्टैंडिंग है पॉलिटिक्स के अंदर, जो उनका रवैया है, उसमें तो वो नहीं देंगे। ऐसा ही है। अच्छा, इससे पहले कि हम हलकों की तरफ जाएं, जुनैरा, इसमें एक जो इशू आ रहा है वो ये भी है कि क्योंकि इतने ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार खड़े हो गए हैं, कुछ उसमें हिमायत याफ्ता हैं, कुछ नाराज़ हैं, कुछ उसी जमात के आगे से लोग हैं, तो उससे कम से कम PTI का जो एक पूरा एक जो उम्मीद थी कि जी हमारा एक कंसोलिडेटेड वोट बैंक आएगा, बहुत जगहों पे झगड़ा पड़ा हुआ है, बशमूल KP के, जहाँ पे हमें बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वोट जो है वो डिवाइड हो रहा है, बट रहा है, सो दिस कुड कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू देम।
वेल आई थिंक पीटीआई के बानी जो ये कोशिश कर रहे हैं ना कि वो जेल में से बैठ के तहरीक चला सकें इलेक्शंस की, ये बहुत डैमेजिंग साबित होगी इन सब इलेक्टेबल्स के लिए, इन सब आज़ाद लोगों के लिए। उसकी वजह ये है कि ये नहीं हो सकता कि साथ साथ आप ये बयान भी दे रहे हों कि हमने सीक्रेटली कुछ पार्टीज़ के साथ बात कर ली हुई है मर्जर की बाद में, और जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो उसके बाद हम मखसूस सीटों में भी ट्रैवल कर जाएंगे। आप अपनी सियासत कर पाएंगे इस तरीके से, पीटीआई की सियासत अंदर बैठ के? मतलब ये प्लानिंग बड़ी आउट ऑफ द वर्ल्ड है, मुझे इसमें कुछ भी बड़ा प्रैक्टिकल नहीं नज़र आ रहा। दूसरा, सीट एडजस्टमेंट को भी हम भूल रहे हैं। सीट एडजस्टमेंट में भी बहुत लोग ऑलरेडी एडजस्ट हो चुके हुए हैं। सो अ लॉट इज प्री प्लान्ड। और फाद साहब 175 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं और पीटीआई इज वेरी मच रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी एट दिस वेरी मोमेंट विदाउट यस। तो उसकी प्रेजेंस आप इनकार नहीं कर सकते। हम कुछ देख सकते हैं कि अगर लीगली इलेक्शंस के बाद कुछ फेवरेबल जाए तो ये भी कोर्ट में चल रहा है। अच्छा, अब थोड़ा सा हमने आज़ाद उम्मीदवारों पर डिस्कशन कर ली। इसका एक और एलिमेंट है जो रिजर्व सीट्स हैं, वो मैं चाहूँगा कि थोड़ी देर में उसमें आते हैं, बट थोड़ा सा कुछ हलकों को टच कर लें। हलकों में एक्टिविटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। तो आज हम बात करना चाह रहे थे हलका 127 लाहौर की, और इस हलके में बाबर डोगर साहब, अभी आप पिछले दिनों गए हैं और वहाँ जाके बाबर साहब ने लोगों से मुलाकातें की, वहाँ के जो उम्मीदवार हैं उनसे बात की, उस हलके के क्या प्रॉब्लम्स हैं उसके हवाले से उन्होंने कुछ जो है वो इन्फॉर्मेशन ली। तो वो जो रिपोर्ट लेके आए हैं, आइए पहले ज़रा वो देखते हैं और फिर ज़रा देखते हैं कि उस हलके में अब मामला कहाँ पे खड़े। मेरे ख्याल में थोड़ी देर में ये रिपोर्ट आपके लिए लेके आते हैं। बहरहाल हम 127 की बात कर रहे थे, आपसे शुरू करता हूँ। अब वहाँ पे क्या हालात कहाँ पे खड़े हैं, क्या नज़र आ रहा है, क्या उम्मीदवार हैं? फाद साहब, वहाँ पर 3 मेन कैंडिडेट्स हैं। 1 to 7 जो है ये पूरे पाकिस्तान की तवज्जो का मरकज़ है। बिलावल भुट्टो जरदारी पहली मरतबा लाहौर से यहाँ से इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब वहाँ पर अता तारड़ वो भी अपना सियासी सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं और पहला इलेक्शन लाहौर के 1 to 7 से लड़ रहे हैं। तीसरा ज़हीरबाज खोखर हैं जो पीटीआई के हमारी याफ्ता हैं, वो यहाँ से लड़ रहे हैं। 3-वे मुकाबला है। पीटीआई इस हल्के से 2 दफ़ा सूबाई असम्बली की सीट 163 जो है वो जीत चुकी है 2018 में और उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन में। जो 2021 का ज़िमनी इलेक्शन था 1 to 7 का, उसमें पीपल्स पार्टी रनर अप थी और 34,000 वोट लिए थे, जो बहुत अच्छे खासे वोट है। इसी बुनियाद पे ये गिल साहब के वोट थे, असलम गिल साहब के वोट थे। तो इसी इन वोटों की बुनियाद पे ये फैसला किया गया कि बिलावल भुट्टो जरदारी को यहाँ से इलेक्शन लड़वाया जाए। कल हमने यही बात की जी। अब इशू वहाँ पर जो सबसे बड़ा मेन इशू है बिलावल साहब के लिए जो चैलेंज है वो ये है कि खुद वो डोर टू डोर कैंपेन नहीं कर रहे। उनके नीचे 5 एमपीएज हैं जो उनकी कैंपेन चला रहे हैं और उन्होंने 20 कमेटियाँ बनाई हुई हैं जिनमें कुछ लोग सिंध से आए हुए हैं, कुछ मुल्तान से हैं। उनके ज़ेर दस्त ये कमेटियाँ हैं और उनको जो हल्के हैं वो दे दिए गए हैं, इलाके दे दिए गए हैं, वो जाकर उनकी कैंपेन चलाएं। तो बिलावल उस कैंपेन से मुतमईन नहीं है जो कैंपेन चल रही है। अच्छा, और ये यानी बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ये सामने आ रहा है कि वो ठीक नहीं हो रहा मामला। सर, कल भी उन्होंने एक मीटिंग की, उसमें वो खासे नाराज़ थे। कमेटीज़ की जो फीडबैक है उससे नाराज़ थे कि कमेटियाँ जो हैं वो उस तरह से काम नहीं कर रही। और दूसरी तरफ जो इशू है अब वो उसको ये भी कर रहे हैं कि रिव्यू कर रहे हैं कमेटीज़ को। दूसरी तरफ जो कैंपेन है अता तारड़ नूली के हैं, वो खुद डोर टू डोर जा रहे हैं। बिलावल डोर टू डोर नहीं जा सकती। उन्होंने वहाँ पर एक रैली निकाली, आसफा ने एक रैली निकाली, जरदारी साहब आए, उन्होंने भी 2-4 मीटिंग की, लेकिन जो डोर टू डोर कैंपेन है वो पे पार्टी जिसका बहुत फर्क पड़ता है। सर, जाहिर बात है, मैं वहाँ पे सारे इलाके में फिरा हूँ, तो जब एक कैंडिडेट खुद जो है वो वोटर्स के पास जाता है, उनसे इंटरेक्ट करता है, उनके मसाइल समझता है, उनसे बात करता है, तो उसका एक इम्पैक्ट जाता है वहाँ पर। ये जो चीज़ है ये फिर पार्टी में नहीं है। कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ हैं वहाँ पर कायदे में इंडस्ट्रियल स्टेट है, बेतहाशा वर्कर्स हैं, छोटी छोटी कॉलोनीज है जहाँ पर वो वर्कर रह रहे हैं, और कुछ माइनॉरिटी वोट भी है वहाँ पर। पीटीआई जो पार्टी है ख़ास तौर पे इन एरियाज़ को वहाँ पे टच कर रही है। अच्छा, आप ही बाबर डोगर साहब की जो रिपोर्ट है वो जिसका मैं पहले जिक्र कर रहा था, आइए क्विकली जरा देखते हैं कि वहाँ पे लोग क्या बात कर रहे हैं और बाबर डोगर साहब के वहाँ के हवाले से क्या फाइंडिंग्स हैं। लेट्स टेक अ लुक।
बिलावल भुट्टो जरदारी और अता तारड़ में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। PTI के हिमायत याफ्ता मलिक जहीर अब्बास खोखर भी मैदान में मौजूद। NA 127 में वोटर्स की कुल तादाद 5,27,044 है। ये अहम हल्का लाहौर के पोश, मुतवसत और पसमानदा इलाकों पर मुश्तमिल है। टाउनशिप, फैसल टाउन, चुंगी अमरसदू, जोहर टाउन, बाहर कॉलोनी, विफाकी कॉलोनी, बागड़ियाँ, कच्चा जेल रोड जैसे इलाके बरसों से मसाइल का गढ़। जगह जगह कूड़े के ढेर, तजावुजात, खराब सीवरेज, टूटी सड़कें। इलाका मकीनों का कहना है हमने 15 बरस में नून लीग और PTI के उम्मीदवार को अपना नुमाइंदा चुना, मगर मसाइल का हल नदारत। यहाँ पे ट्रैफिक है कि एक टाइम पे फंसे, यहाँ पे कोई डेड बॉडी भी जा रही हो तो उसको भी निकल 10 घंटे लग जाते हैं। सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं, इलेक्शन से पहले की टूटी पड़ी। मसाइल ही मसाइल ने, सहूलतें है कोई नहीं। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अता तारड़ पार्टी की खिदमात की बिना पर जीत के लिए पुरुमीद। कहते हैं 8 फरवरी का सूरज उनकी जीत का पैगाम लेकर तुलू होगा। जाके लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब तमीर और तरक्की का एजेंडा लेके आए हैं। 2018 से पहले का जो पाकिस्तान था, जिसमें महंगाई नहीं थी, बेरोजगारी नहीं थी, गुर्बत नहीं थी, पेट्रोल 63 रुपये था, डॉलर 100 रुपये के ऊपर था, बिजली 12 रुपये यूनिट थी, ये सारी बातें लोगों को बता रहे हैं और लोगों को नवाज शरीफ साहब पर एतमाद है, यकीन है। इस हल्के से बिलावल भुट्टो जरदारी की कैंपेन चलाने वाले सूबाई असम्बली के उम्मीदवार फैसल मीर के मुताबिक लोग उनकी इंतखाबी मुहिम से मुतासिर हैं और बिलावल की सूरत तब्दीली के ख्वाहां हैं। इंशाअल्लाह ताला पंजाब की ये सीट चेयरमैन साहब ने हमें कमिट किया है कि वो इसी सीट को रिटेन करेंगे और यहीं से वज़ीर आज़म बनेंगे और वज़ीर आज़म लाहौर से होगा, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी होगा। NA 127 लाहौर के अवाम किस पार्टी को वोट देने का इरादा रखते हैं, इस हवाले से इंतखाबी सर्वेज में मिला जुला रुझान है। वोट किसको डालना? शेर को। असि शुरू तो ही शेर दे। यहाँ के बुनियादी मसाइल क्या हैं? हमारे जो छोटे छोटे मसाइल है, स्ट्रीट लाइट का है, सीवरेज का है और हमारी जो गलियाँ हैं वो टूटी हुई हैं। 8000 बिल आ गया, बिजली का 8000 बिल आ गया, 8000 ओदा आ गया, की करिए, किनू बुलाइए? वोट किसे डालना है? लाइटें बंद है, अंधेरा गलियों में होता है, आए दिन हमारे गटर बंद हो जाते हैं इन गलियों में, ये छोटी छोटी जो हमारी गलियां हैं। NA 127 के वोटर्स पंजाब असेंबली के हलकों PP 157, 160, 161, 162 और 163 के लिए भी अपने नुमाइंदे चुनेंगे। इलेक्शन में चंद दिन बाकी हैं। उम्मीदवारों की कैंपेन उरूज पर है। अब फैसला वोटर ने करना है कि वो किस पार्टी के उम्मीदवार को इस हलके से असेंबली तक पहुँचाते हैं। ये वो रिपोर्ट थी जो आपने देखी। मालिक साहब, हमारे बिल्कुल आखिरी 1-2 मिनट रह गए। इम्पोर्टेंट इलेक्शन है ये वाला, बहुत हाई प्रोफाइल इलेक्शन। कमेंट्स देखिए, ये इसमें MPs बड़ा मैटर करेंगे क्योंकि टेक्निकली दोनों जो NA के कैंडिडेट्स हैं दोनों आउटसाइडर्स हैं। तारड़ साहब का भी हल्का नहीं है, बिलावल भुट्टो साहब का भी नहीं है। सो जो नीचे बैठे हुए हैं वो बड़े मैटर करेगा। यहाँ पे असद खोखर साहब भी हैं, उन्होंने वो इलेक्शन जीता था जब बाकी सारे सीटें हार गए थे। वो ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैन, वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। आई थिंक दैट विल बी अ स्ट्रॉन्ग फैक्टर। लेकिन जैसे उन्होंने किया कि पीपल्स पार्टी का एक साइजेबल नंबर है, सो आई थिंक ये नेशनल असेंबली के कैंडिडेट्स के बजाय ये MPs ने इसका रिजल्ट मेरे नज़दीक शेप अप और उधर PMLN को बहुत एडवांटेज, वो डिसाइड करेंगे। क्रेडिट जाएगा MNAs को, लेकिन ये दो भी तोप चलाएगा ना MPA चलाएगा। मालिक साहब, मैंने इस पे जो मैंने देखा वहाँ पर PMLN ने लोकल कैंडिडेट्स ज़्यादा लिए हैं, पीपल्स पार्टी के बाहर से कैंडिडेट्स ज़्यादा, जो उनके 5 कैंडिडेट्स हैं, अगर मैं उनके सबके नाम भी लूँ तो वो बाहर से उनको ला के यहाँ से लड़वा रही है। जबकि नून लीग के ये एडवांटेज है कि उनके वहाँ पर लोकल कैंडिडेट। तो फिर वही बात आ गई ना, MPS पे बात आ गई है मेन। सही हुई, बिल्कुल। हमारे पास वक्त खत्म हो रहा है जी। क्विक कमेंट। एक इस हल्के के बारे में एक अहम बात है, वो ये कि इन 3 बड़े जो नाम है उनकी वजह से हल्के में रौनक बड़ी लग गई है। सबसे ज्यादा कैंपेन, सबसे ज्यादा कैंपेन, सबसे ज्यादा इलेक्शन ऑफिसेज, सबसे ज्यादा रौनक अच्छी लग गई है। साहब हम एक चीज कर रहे हैं इसमें, एक चीज 2018 का जो इलेक्शन था उसमें जब तहरीक इंसाफ थी या निजाज चौधरी थे यहाँ पे, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यही उम्मीदवार असलम गिल जो लाहौर के सदर हैं सिर्फ 5000 वोट ले सके थे। और इसी का फिर जब बाई इलेक्शन हुआ तो चूंकि PTI यहाँ पर नहीं थी तो फिर उन्होंने 34,000 लिए। इस पे भी उन्हें जरदारी साहब का फोन आया था, 14-15 हज़ार। हमारे पास वक्त खत्म हो गया इस घंटे का। अभी आप सुनेंगे न्यूज़ हेडलाइंस और उसके बाद हमारी जो ये स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन है एक न्यूज़ की, ये जारी रहेगी। सो डू स्टे विद अस।